वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। और ठीक इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लर्न कर रहे थे पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में कहां से कहां चले जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं या किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए तो प्रॉपर्टीज में किस तरह से वेरिएशन होता है। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 प्रॉपर्टीज का वेरिएशन लर्न किया था। हमारा टॉपिक क्या है? पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ठीक इसके पहले लेक्चर्स में हमने क्या क्या लर्न कर लिया था। फर्स्ट हमने लर्न किया था वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में किस तरह से पेरियोडिसिटी होती है ग्रुप या पीरियड्स में जाने पर। सेकंड हमने लर्न किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड हमने लर्न की थी वैलेंसी, यानी वैलेंसी में वेरिएशन कैसे होता है। फोर्थ हमने लर्न किया था एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। इनमें से जो लास्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट हमारे पास आपको क्या मालूम होना चाहिए कि इन पीरियड हम पेरियोडिक टेबल के पीरियड में जाते हैं। कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस जो है या जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगी? वो रेड्यूस होगी, वो कम होती जाएगी। अब इसके पीछे रीजन क्या था? ड्यू टू increasing in effective न्यूक्लियस या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। याद रखना बच्चों, यहां एग्जांपल ले लेता हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो आर्गन को हम छोड़ देते हैं, इनर्ट गैस है। सोडियम से लेकर क्लोरीन तक एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस जो है वो, या एटॉमिक साइज कह दो, वो डिक्रीज होगी। याद रखना बच्चों, कहां? पीरियड के अंदर। रीजन क्या है? न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे, और यदि वो अंदर की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। और ग्रुप में हमने क्या लर्न किया था? ग्रुप में हमने लर्न किया था कि यदि हम कहां से कहां जाएं, टॉप टू बॉटम जाएं। टॉप टू बॉटम किसमें? इन ए ग्रुप। तो क्या हो रहा था? एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज हो रही थी, और इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या था? एडिशन ऑफ न्यू सेल इन नेक्स्ट एलिमेंट। जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा, जैसे एग्जांपल लेता हूं यहां पर हेलिना की रब से फरियाद, तो यहां H लिख देता हूं। हाइड्रोजन में केवल एक सेल है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 सेल है, पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रेंशियम में 7 सेल है। जितने ज्यादा सेल होंगे, जैसे ही 1 सेल हाइड्रोजन में, लिथियम में 2 सेल, लिथियम के बाद सोडियम में 3 सेल हुए, पोटेशियम में 4 सेल होंगे। तो जितने ज्यादा ये सेल होंगे, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, उतनी ज्यादा होगी। और रेडियस जितनी ज्यादा होगी उस एटम की एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। तो ये किसका वेरिएशन था? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का। हमने इसको क्यों रिवाइज किया? क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उनमें इस एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का बहुत ज्यादा रोल है। अब मैं इसको रिमूव करता हूं और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। मेटालिक करैक्टर। अच्छा, सबसे पहले आते हैं, या साथ में हम लोग यहीं पे क्या लर्न कर लेते हैं? नॉन मेटालिक करैक्टर। दोनों को साथ में लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स कौन है? राजा है। जो क्या काम करते हैं, डोनेट करते हैं।
क्या डोनेट करते हैं? 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उन्हें हम कहते हैं कैटायन। तो मेटल क्या है? राजा है, जो क्या डोनेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उन्हें हम कहते हैं कैटायन। सेकंड हमारे पास है नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है? बेगर है, भिखारी है। क्यों? रीजन क्या है इसका? क्योंकि वो गेन करते हैं। किनको गेन करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। कितने? 1 और मोर। वो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे तो उनके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उनको हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। जैसे एग्जांपल सोडियम है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे 3 पॉजिटिव। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हुए? मेटल के एग्जाम्पल हुए। इसी तरह से मैं किसके ले लूं? यहां पर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो F-। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O पे डबल माइनस। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नाइट्रोजन पर 3 माइनस। ये तीनों क्या हुए? नॉन मेटल है। तो पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए कि मेटल कौन होते हैं? वो जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। नॉन मेटल वो जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अब समझते हैं मेटल और नॉन मेटल के पीछे का कंसेप्ट क्या है। ध्यान से समझना। यदि किसी एटम की साइज बहुत बड़ी है, साइज बहुत बड़ी होगी, ये समझाने के लिए ले रहा हूं मैं, साइज बहुत बड़ी होगी, यहां न्यूक्लियस है और यहां इसके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होगा। अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा। तो क्या कंसेप्ट हुआ? साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जाएगा तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगी। ठीक इसका रिवर्स कर लो। साइज छोटी हो गई, बड़ी से साइज छोटी हो गई, और जो ही साइज छोटी हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन पर अब इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। और यदि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो एक कंडीशन क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। यानी ये जो मेटल है, ये जो एटम है वो मेटल की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन क्या हो सकता है? साइज छोटी होने पर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है जो अकेला घूम रहा था, साइज छोटी है, इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन अकेला घूम रहा था वो उसको ये न्यूक्लियस खींच के अपने आउटर मोस्ट सेल में जोड़ लेगा। और जोड़ लेगा यानी इसने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा? नॉन मेटल की तरह। क्या कंसेप्ट लगा? मेटल हो या नॉन मेटल, ये दोनों कंसेप्ट किससे जुड़े हुए हैं? साइज से जुड़े हुए हैं। साइज ज्यादा होगी तो मेटल और साइज छोटी हुई तो नॉन मेटल। अब हम कहां चलते हैं? मेटालिक कैरेक्टर्स या नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स पीरियड और ग्रुप में इनकी पेरियोडिसिटी क्या है? मैं इसको रिमूव कर देता हूं और फर्स्ट हम लर्न करते हैं मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक इन पीरियड। पीरियड में क्या होगा? तो फर्स्ट हमारे पास है इन पीरियड। ध्यान से समझना, इन पीरियड में क्या होगा? जब हम कहां से कहां जाए पीरियड में? लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में आप कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जो एटॉमिक साइज है वो छोटी होती जाएगी, और एटॉमिक साइज छोटी होगी तो जो सबसे बाहर का सेल है जिसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यदि बढ़ता जाएगा तो इनके बाहर जाने की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की टेंडेंसी कम होगी तो क्या होगा, मेटालिक करैक्टर कम होगा और नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। ये काम का पॉइंट है, समझना। आप कहां से कहां जा रहे हैं पीरियड में, कहां से कहां गए, लेफ्ट टू राइट गए, तो होगा क्या, ये नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, ए कह देता हूं इसे, वहां से वहां गए कहां पीरियड में, तो ये सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसे बी कह देता हूं। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जो एटॉमिक साइज है वो कम होती जाएगी। एटॉमिक साइज कम हो गई तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जिसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ जाएगा। ये हो गया डी। ये है सी। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की टेंडेंसी कम हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा तो मेटालिक करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इनको अलग अलग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम हो गई, ये इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी कम हुई तो मेटालिक करैक्टर्स कम हो जाएगा और नॉन मेटालिक करैक्टर्स बढ़ जाएगा। ये डी, ये ई और ये एफ। इसका एग्जाम्पल लेते हैं पीरियड में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कौन सा पीरियड है ये, थर्ड पीरियड है। सोडियम बहुत बढ़िया मेटल है, वेरी गुड मेटल है। यहां सोडियम से जो ही हम मैग्नीशियम की ओर जाएंगे मेटालिक करैक्टर्स कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की जो साइज है वो सोडियम के कंपैरिजन में स्मॉल है। एल्यूमिनियम में मेटालिक करैक्टर्स और कम हो गया है। तो ये तीनों मेटल हैं और इनमें यहां से यहां जाने पर मेटालिक करैक्टर्स कम हो रहा है। सिलिकॉन जो है वो मेटालॉइड्स है और ये तीनों क्या है, फिर ये आ गए हैं नॉन मेटल। तो हम यही क्या समझ लेते हैं, मेटालिक करैक्टर तो हमने समझ लिया, साथ में हम यही समझ लेते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर्स। जो जो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटी होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, लेकिन बाहर के इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में ऐड होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो यहां से यहां तक क्या होगा, मेटालिक करैक्टर कम हो रहा है, लेकिन सिलिकॉन के आगे यहां से यहां तक नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, मेटालिक करैक्टर्स कम हो रहा है, मिडल में आते आते मेटल और नॉन मेटल दोनों के करैक्टर्स आ गए, तो ये कैसा हो गया, मेटालॉइड्स। सिलिकॉन के आगे क्या होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर्स बढ़ते जाएंगे। ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है और इन तीनों में सबसे बढ़िया नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन है। खत्म क्या हुआ, मेटालिक करैक्टर्स और नॉन मेटालिक करैक्टर इन पीरियड में। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप के अंदर, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इसी में एक और चीज रह गई है, वापस लिखता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इन तीनों एलिमेंट्स पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये मेटल है। सिलिकॉन पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि ये मेटालॉइड्स है। और इन तीनों पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नॉर्मली नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। और जिन एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज आता है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, और जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जनरली कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो मैं क्या कह दूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कम होगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर इंक्रीज होगा। तो क्या हुआ, मेटालिक करैक्टर्स खत्म हुआ पीरियड के अंदर। अब ग्रुप में हम चलते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक करैक्टर्स हो या नॉन मेटालिक, सबका जो खेल है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। तो हम आते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होने वाला है, इन ग्रुप कहां जाएं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाते हैं हम लोग।
किस में जा रहे हैं, ग्रुप में। तो होगा क्या, टॉप टू बॉटम जाने पर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अब एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, एडिशन ऑफ न्यू सेल। एक न्यू शेल एड होता है जिससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। दी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी तो बाहर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, और जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम अप्लाई होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा तो उसके बाहर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो एडिशन ऑफ न्यू सेल हुआ तो क्या हुआ, अट्रैक्शन ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू लूज ए इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, मेटालिक करैक्टर्स बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये कंसेप्ट जो मैंने लगाया है ये ग्रुप नंबर उन्हीं पे लगेगा जिनमें क्या हो, फर्स्ट भी मेटल होना चाहिए, जिनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेटल होना जरूरी है। यानी ग्रुप नंबर एस ब्लॉक में लगा दो इस कंसेप्ट को, डी ब्लॉक में लगा दो, एफ ब्लॉक में भी लग जाएगा ये, लेकिन कहां नहीं लगता ये कंसेप्ट, पी ब्लॉक में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटालॉइड्स भी है। तो अभी जो मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं उसे मैं आप किसके अकॉर्डिंग समझ लें, ग्रुप नंबर 1 के लिए समझ लें। ग्रुप नंबर 1 कहां आएगा, एस ब्लॉक के अंदर आएगा। तो इन ग्रुप में भी कहां, ग्रुप नंबर 1 या एस, पी, एस, डी और एफ ब्लॉक के अंदर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो होगा क्या, एडिशन ऑफ न्यू सेल, नया सेल जुड़ेगा तो एटम की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। एटम की साइज बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट सेल की इस न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, और जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा तो इसके बाहर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसमें मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा। ये तो हुआ ग्रुप नंबर 1 या एस, डी और एफ ब्लॉक में। अब आते हैं पी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, इसको रिमूव कर देता हूं। पी ब्लॉक में लेता हूं मैं कौन सा, ग्रुप नंबर 17। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ग्रुप नंबर कौन सा ले रहा हूं मैं यहां पर, अब 17 में कौन है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में हम कौन किसकी बात करेंगे, नॉन मेटालिक करैक्टर्स की, नॉन मेटालिक करैक्टर। ध्यान से समझना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस्टाइन। फिर कल बाहर आएगी आत्मा, यहां से यहां जाने पर क्या होगा, साइज जो है वो बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। द न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो क्या कम होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये टेंडेंसी कम होती जाएगी, और ये टेंडेंसी कम हो रही है तो नॉन मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नॉन मेटल तो वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो यहां सबसे बढ़िया नॉन मेटल कौन है, एफ है, बहुत बढ़िया नॉन मेटल है। और जो जो यहां आएंगे तो एस्टेस्टाइन जो है वो वीक नॉन मेटल है इन पांचों के अंदर में से। तो पीरियड में हमने चेक कर लिया ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में बच्चों याद रखना डिपेंड किस पे करेगा कि हम जिस ग्रुप का एग्जाम्पल ले रहे हैं उनमें वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो क्या हुआ, पेरियोडिसिटी ग्रुप में मेटालिक करैक्टर कम होगा, पीरियड में मेटालिक करैक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। ग्रुप में या तो मेटालिक करैक्टर्स बढ़ेगा या नॉन मेटालिक करैक्टर्स कम होगा। क्या खत्म हुई, पेरियोडिसिटी इन मेटालिक
और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। अब इसको रिमूव कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, इसको रिमूव कर देता हूं। 6 नंबर हमारे पास टॉपिक है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्शंस करने की स्पीड क्या है, वो टॉपिक है रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट हम इसको क्या पढ़ें, रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक कैरेक्टर्स। यदि वो मेटल है तो हम कहेंगे उसमें जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और यदि वो नॉन मेटल है तो भी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। इसका मतलब बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी किसकी होगी, जो बहुत बढ़िया मेटल होगा या जो बहुत बढ़िया नॉन मेटल होगा। यदि किसी एलिमेंट में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, या किसी एलिमेंट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो भी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। यानी जिस तरह से मेटालिक कैरेक्टर्स में या नॉन मेटालिक में वेरिएशंस आ रहा था, वैसे ही वेरिएशंस किस में आने वाला है, रिएक्टिविटी में। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम इन पीरियड्स में। इन पीरियड में क्या होता था, अभी हमने जस्ट लर्न किया है। पीरियड में हम कहां से कहां जाएं, लेफ्ट टू राइट। तो क्या होता था, ध्यान से समझना। नंबर ए, मेटालिक कैरेक्टर्स, जो मेटालिक कैरेक्टर थे वो कम हो रहे थे। तो मेटालिक कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगी, कम होगी। लेकिन साथ में क्या हो रहा था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे थे। तो क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। एग्जांपल लेते हैं पीरियड नंबर 3 का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक, यहां तक रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। रीजन क्या है, मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है सिलिकॉन तक। लेकिन सिलिकॉन के बाद क्या होगा, फास्फोरस से लेकर क्लोरीन तक रिएक्टिविटी जो है वो वापस बढ़ जाती है। रीजन क्या है, यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो मैं क्या कह दूं, ये एलिमेंट जो है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, और एलिमेंट में भी कौन सा, मेटल है। क्लोरीन जो है वो बहुत ही वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये क्या था, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट की जगह मैं कह देता हूं मेटल है। और इनकी जो रिएक्टिविटी है, इनकी रिएक्टिविटी सोडियम से कम है और इनकी रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है। तो पीरियड में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की इंक्रीज होती जाएगी। ये तो हुआ हमारे पास ग्रुप में वेरिएशन। अब मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं आपको, इसको रिमूव कर देता हूं। सोडियम जो है हमारे पास, सोडियम जो है वो ठंडे पानी से रिएक्शंस कर लेता है, कूल वाटर से रिएक्शंस हो जाती है, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ये हाइड्रोजन गैस क्या काम करता है, फायर को कैच कर लेता है और जलने लगता है। सेकंड हमारे पास है, सोडियम की जगह क्या ले ले, मैग्नीशियम वाटर के साथ, कूल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को गर्म करना पड़ता है, उसे हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शंस होती है। और इतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती कि फायर कैच कर ले, फायर कैच नहीं होती है। और ठीक इसके अगले जो दो एलिमेंट है, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, इन दोनों की ठंडे या गर्म दोनों पानी से रिएक्शंस नहीं होती है। यानी ये
ठंडे पानी से रिएक्शंस कर रहा है, ये गर्म पानी से कर रहा है, ये दोनों रिएक्शंस करते ही नहीं है। इससे क्या आइडिया मिलता है कि इन मेटल्स की रिएक्टिविटी सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम या मेटालॉइड सिलिकॉन तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब चलते हैं हम लोग, पीरियड में तो हमने रिएक्टिविटी लर्न कर ली, अब चलते हैं ग्रुप के अंदर रिएक्टिविटी का क्या पैटर्न होगा। इसको रिमूव कर देता हूं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी में क्या चेंजेस आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमने जो ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है उसमें मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। यदि हम मेटल वाले ग्रुप को लें, यानी ग्रुप नंबर फर्स्ट या एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, वहां अलग कंसेप्ट लगेगा और पी ब्लॉक में अलग कंसेप्ट लगेगा। तो टॉपिक क्या था हमारे पास, रिएक्टिविटी। किसमें हम लर्न कर रहे हैं, इन ग्रुप में। ग्रुप में पहले कौन सा एग्जाम्पल लूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट का, जहां कौन है, मेटल्स है। और हमें क्या मालूम है कि मेटल्स वाले ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। रीजन क्या है, साइज बढ़ती है और मेटालिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो कंसेप्ट क्या लगा ग्रुप में। यदि मैं यहां ये नेम नहीं लूं, यदि मैं नेम नहीं लिखूं, तो बताओ ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा। तब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यदि मेटल वाला ग्रुप है तो वहां टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक रिएक्टिविटी या मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, जिससे उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है वो मेटालिक कैरेक्टर्स के प्रोपोर्शनल है। अब लेता हूं ग्रुप नंबर 17 का एग्जांपल। ग्रुप नंबर 17 में कौन है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और लास्ट में है एस्टेस्टीन। और हमें क्या मालूम है, ग्रुप नंबर 17 में टॉप टू बॉटम आए तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होने का मतलब है कि रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, वेरी रिएक्टिव। और ये कैसा है, ये पुअर रिएक्टिव है या वेरी लेस रिएक्टिव है ये। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव और यहां 80 या आई वेरी लेस रिएक्टिव है। और इसका एग्जांपल है हम लोग ग्रुप का, तो यहां ले लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सीजियम के बाद फ्रेंशियम, CS। तो यहां क्या हुआ, लिथियम जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव है और फ्रेंशियम वेरी रिएक्टिव है। अब बच्चों देखो अलग अलग कंसेप्ट लगा यहां पर। पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 17 में ये जो टॉप वाला एटम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और बॉटम वाला बहुत कम रिएक्टिव है। लेकिन ग्रुप नंबर 1 में ठीक इसका अपोजिट हो गया, ऊपर वाला लेस रिएक्टिव, यहाँ ऊपर वाला वेरी रिएक्टिव, यहाँ बॉटम वाला वेरी रिएक्टिव, यहाँ बॉटम वाला पुअर रिएक्टिव है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में तो मेटल हैं और टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा और रिएक्टिविटी मेटालिक कैरेक्टर्स के प्रोपोर्शनल है। लेकिन ग्रुप नंबर 17 में कौन है, सारे नॉन मेटल हैं और टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, तो इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। क्या खत्म हो गया, रिएक्टिविटी का ऑर्डर कहां हो गया है, ग्रुप में भी हो गया और पीरियड में भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। 7 नंबर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। यदि किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटालॉइड्स हो, उसकी रिएक्शंस ऑक्सीजन से हो जाए तो क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। अब ये एलिमेंट कैसा है, यदि ये एलिमेंट मेटल है और इसकी रिएक्शन O2 से होगी तो बनेंगे मेटल ऑक्साइड। और यदि ये एलिमेंट नॉन मेटल होता
और इसकी रिएक्शंस ऑक्सीजन से होती तो क्या बनते, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब ढंग से समझना, और हमें क्या मालूम है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड है, इनका जो नेचर है वो है बेसिक। मेटल ऑक्साइड है बेसिक, और इनमें क्या हो गई, बेसिक ऑक्साइड होंगे। और यदि इनमें जो मेटल है, ये जो मेटल है, इसका यदि मेटालिक करैक्टर, इसका यदि मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा तो ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। फर्स्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि किसी मेटल ऑक्साइड में मेटल के जो मेटालिक करैक्टर्स हैं वो ज्यादा हैं तो वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है। और यदि इसमें जो नॉन मेटल है उसका नॉन मेटालिक करैक्टर्स, नॉन मेटालिक करैक्टर किसका, ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो क्या कंसेप्ट बना हमारे पास, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। यदि मैं किन्हीं दो ऑक्साइड में कंपेयर करूं और दोनों मेटालिक ऑक्साइड हैं तो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, वो ज्यादा बेसिक होगा जिसमें मेटालिक करैक्टर्स ज्यादा है। तो ऐसे ही मेरे पास दो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो जाए तो उनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वो होगा जिसमें वो नॉन मेटल हो जिसका नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो। अब हम चलते हैं इसकी पेरियोडिसिटी कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट हम आते हैं इन पीरियड्स में, तो इसको रिमूव कर देता हूं इस पोर्शंस को। पीरियड का कौन सा एग्जांपल लें, वो ही थर्ड पीरियड या सेकंड पीरियड। तो हम आते हैं इन पीरियड में, नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे चेंज होगा। कौन सा पीरियड ले लें, थर्ड पीरियड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन। सोडियम जो ऑक्साइड बनाता है उसका फॉर्मूला है Na2O, Mg बनाएगा MgO, Al बनाएगा Al2O3, सिलिकॉन बनाएगा SiO2, P बनाएगा P2O5, S बनाएगा SO3 और Cl बनाएगा Cl2O7। सर ये कैसे याद रखें, बिल्कुल आसान है। यदि आप मेंडलीव की टेबल आपने पढ़ी है तो वहां से बिल्कुल आसान है। कैसे बना सकते हैं आप लोग, यहां देखें। पहला तो यदि आपको इनकी वैलेंसी मालूम हो तो यहाँ चार्ज आता है +1, यहाँ आएगा +2, यहाँ आएगा +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6 और यहाँ +7। सब पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा, क्योंकि जो ऑक्सीजन सब में मैंने जोड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप इस पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं, इनका फॉर्मूला। जैसे Na का बनाना हो तो +1 चार्ज, O पे -2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 नेगेटिव है तो यहाँ 2 लिखो, या 1 पॉजिटिव है तो यहाँ 1 लिखो। अब Na कितने होंगे 2, O कितने होंगे 1, फॉर्मूला बन गया Na2O। यदि मुझे इसका बनाना हो तो P लिखूंगा इधर, इधर O लिखूंगा। P पे क्या चार्ज है +5, O पे क्या चार्ज आएगा -2, इनके चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 और यहाँ 5, फॉर्मूला क्या हो जाएगा P2O5। तो इस तरह से इनके क्या बन जाएंगे, फॉर्मूले बन जाएंगे। इसको रिमूव कर देता हूं। अब हम चेक करते हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा मेटालिक है तो ये जो ऑक्साइड है वो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक है ये, या क्या कह दूं केवल मैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक है ये। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जो है वो कैसा है, ये वीक बेस है। किसके कंपैरिजन में, सोडियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में। अब बच्चों यहां आते आते क्या हो गया, ये दोनों एम्फोटेरिक हो गए हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हमें मालूम है कि एम्फोटेरिक कौन होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। और ये तीनों जो ऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रीजन क्या है। तो हमें मालूम है कि यदि हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर्स कम होगा। मेटालिक करैक्टर्स कम होगा तो जो ऑक्साइड बनेंगे उनकी बेसिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। लेकिन मिडल्स के बाद
नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स बढ़ेगा तो जो नॉन मेटल बनेंगे वो एसिडिक होंगे। तो यहां क्या होंगे, ये जो दोनों ऑक्साइड है ये तो कैसे हो गए बेसिक, पीछे के जो तीनों ऑक्साइड है ये एसिडिक, और ये दोनों कैसे होंगे एम्फोटेरिक। ये क्वेश्चन आए कि इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो सोडियम ऑक्साइड, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो Cl2O7। ये हमारे पास क्या हो गया इनका नेचर ऑफ ऑक्साइड पीरियड के अंदर। अब मैं इसको रिमूव करता हूं और हम कहां लर्न कर लेते हैं, ग्रुप के अंदर क्या होने वाला है। ग्रुप में जनरली इनका जो नेचर है वो चेंज नहीं होता है। इन ग्रुप में क्या होगा, यूजुअली नेचर ऑफ ऑक्साइड remain same, but the strength of oxide changed। उनका जो नेचर है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। यदि पहला बेसिक है तो यूजुअली सारे बेसिक होंगे, यदि पहला एसिडिक है तो यूजुअली सारे कैसे होंगे एसिडिक होंगे, लेकिन उनका जो बेसिक का स्ट्रेंथ है या जो एसिडिक का स्ट्रेंथ है वो चेंज होता जाता है। ग्रुप नंबर फर्स्ट का एग्जांपल है, कहां से लूं मैं, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम भी नहीं आएगा, कनका, हेलिना की रब से फरियाद, यहां ले लेते हैं। लिथियम क्या बनाएगा Li2O। यदि आपको इसका फॉर्मूला मालूम है तो सभी का यही फॉर्मूला बनेगा, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, Fr यदि बनाएगा तो Fr2O। अब हमें क्या मालूम है, लिथियम वीक मेटालिक करैक्टर वाला है और फ्रेंशियम में मेटालिक करैक्टर ज्यादा है। जितने ज्यादा मेटालिक करैक्टर होंगे इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंशियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा और लिथियम ऑक्साइड सबसे वीक बेसिक होगा, लेकिन ये सारे हैं क्या, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड हैं, यानी इनका जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ है, सबके सब बेसिक हैं। ऐसा नहीं हुआ जैसे यहाँ बेसिक थे वहाँ एसिडिक हो गए, यहाँ सबके सब बेसिक हैं। या फिर क्या होगा, अगला एग्जांपल लेता हूँ, ग्रुप नंबर 16 का ले लेता हूँ मैं, सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो ओल्ड स्टाइल ले लेता हूँ SO3, स्टाइल से SeO3, TeO3, और यह ले लेता हूँ ग्रुप नंबर 17 का ही, उससे आप मालूम है आपको पहले से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मैं छोड़ देता हूं ऑक्साइड, इसका है Cl2O7, Br2O7 और I2O7, क्योंकि ये F2O7 नहीं बनाता, इसको हम छोड़ देते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों एसिडिक हैं, ये तीनों ऑक्साइड हैं ये एसिडिक हैं, लेकिन Cl2 जो है उसमें नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा है, Br2 में कम है, I2 में और कम है, तो Cl2O7 सबसे ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, जबकि I2O7 कैसा है, वीक एसिडिक होगा कंपैरिजन टू Cl2O7 के। तो टॉप टू बॉटम आने पर यूजुअली इनका नेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेंथ में मेटालिक ऑक्साइड में स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और नॉन मेटालिक में एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं, इसको रिमूव कर देता हूं, और वो आता है पी ब्लॉक के अंदर। पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक है उसमें कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जिनमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटालॉइड्स भी हैं, जैसे ग्रुप नंबर 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। इसकी बात करें तो ये जो है ये मेटल है, ये यहां से यहां आने पर ये सारे ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल है, ये दोनों मेटालॉइड्स हैं, और जो बिस्मिथ है वो मेटल है।
तो यहीं पर देखें बच्चों क्या होगा कि जो नॉन मेटल है उनके जो ऑक्साइड बनेंगे, इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो तो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। यूजुअली इन दोनों के जो ऑक्साइड है बाद वाले, इनके होंगे एम्फोटेरिक। लास्ट वाला जो बिस्मिथ है उसके ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक होंगे। तो कहीं कहीं क्या हो सकता है, जहां तीनों एलिमेंट आते हो वहां टॉप में तो एसिडिक होंगे क्योंकि ऊपर नॉन मेटल होंगे, मिडल में आते आते कैसे हो सकते हैं, एम्फोटेरिक, और लास्ट में आते आते कैसे हो सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड। रीजन क्या है, रीजन है कि वहां मेटल आ गया है। तो कॉमन कंसेप्ट क्या बनता है, पीरियड में पहले बेसिक ऑक्साइड होंगे, फिर एम्फोटेरिक, उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड। ग्रुप में जनरली नेचर चेंज नहीं होता, सारे बेसिक सारे एसिडिक, लेकिन यहाँ मेटल में बेसिक करैक्टर्स इंक्रीज होगा क्योंकि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो क्या खत्म हुआ हमारे पास, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब अगला हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। 8 नंबर हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ये, किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उस चार्ज को उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यदि कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यदि कोई चार्ज है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन, एक्वायर बाय एन एलिमेंट बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जांपल, सोडियम और सोडियम प्लस, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, शॉर्ट में O1 लिख देता हूं, वो 0 है, लेकिन इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1। इस तरह से यहां लिखता हूं मैग्नीशियम, यहां लिखता हूं मैग्नीशियम 2+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका कितना है, +2 है। इस तरह से यहां लिखता हूं O और O-, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। यदि यहां लिख दूं मैं Cl और Cl-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और एक कॉमन क्लासिफिकेशन है, क्या है, ग्रुप नंबर 1 से लेकर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें किसी भी ग्रुप में आप चले जाएं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं। यहां लिखता हूं ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के ऊपर जनरली क्या चार्ज आता है, +1। इन सब के ऊपर चार्ज आएगा +1, इन सब के ऊपर चार्ज आता है +2, इनके ऊपर आता है +3। ग्रुप नंबर 14 में +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। ग्रुप नंबर 15 में -3 या +5। ग्रुप नंबर 16 में -2 या +6। ग्रुप नंबर 7 में -1 या +7। और ग्रुप नंबर 8 में क्या चार्ज आता है, 0 आता है। यहां कौन सा चार्ज आएगा ये डिपेंड करेगा वो सामने किससे जुड़ा हुआ है। जिससे जुड़ा हुआ है उस पर यदि नेगेटिव चार्ज आता है तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं NF3, और अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग NH3। इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। तो NF3 में F पे -1 आएगा, तो N पे क्या चार्ज आएगा, +3 या +5। और यहां NH3 की बात करें तो यहां H पे क्या चार्ज आता है, +3, तो N पे क्या आएगा, -3। एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर PF5। अब इस P पे क्या चार्ज आएगा, +5 आएगा क्योंकि एक F पर क्या चार्ज आता है, -1 आता है। तो P पर कौन सा चार्ज आएगा डिपेंड करेगा P किससे जुड़ा हुआ है। N पर कौन सा चार्ज आएगा डिपेंड किस पे करता है, N किससे जुड़ा हुआ है। तो ये है N,
n वाली फैमिली ये है, या तो आएगा -3 और या क्या आएगा +5। तो आप यहां पर ये डोमिनेंट चार्ज है और यहां पर ये डोमिनेंट चार्ज है। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट है उन पे चार्ज क्या आएगा +1, ग्रुप नंबर 2 की ऑक्सीडेशन नंबर +2, ग्रुप नंबर 13 की +3, ग्रुप नंबर 14 की या तो +4 या -4, ग्रुप नंबर 15 की या तो -3 या +5, 16 की -2 या +6, 17 की -1 या +7 और 18 की 0। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसपे +1 आता है उन्हें हम कह देते हैं मोनोवैलेंट। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तीनों और ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसे कह सकते हैं मोनोवैलेंट डाइवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन, डाइवैलेंट आयन या आयन कहेंगे हम इसे अब, डाइवैलेंट आयन। ये कैसा हुआ, ये मोनोवैलेंट आयन, ये ट्राइवैलेंट आयन, ये भी क्या हुआ ट्राइवैलेंट आयन, डाइवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन। लेकिन ये तीनों एनायन है और ये तीनों क्या है कैटायन है। ग्रुप नंबर 1 के सब पर +1, 2 पर +2, 3 पर +3, 4 पर इनके अकॉर्डिंग चार्ज आएगा, ग्रुप नंबर 18 पे 0। तो इसे क्या कहते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जीरो वैलेंट। जीरो वैलेंट आयन तो है नहीं है, ये जीरो वैलेंट एलिमेंट्स हैं। क्या खत्म हुई प्रॉपर्टी नंबर 8 ऑक्सीडेशन नंबर। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको रिमूव कर देता हूं। 9 नंबर हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में इसे कहते हैं EN। क्या है ये पहले समझ लें इसे। ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है इन ए मॉलिक्यूल। वो भी कब, जब वो किसका फॉर्मेशन कर ले, मॉलिक्यूल का। और प्रॉपर्टी क्या है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ, खुद के पास उन शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर लेना। जैसे एग्जांपल देता हूं, ए और बी दो एलिमेंट हैं, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो ये क्या है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अब इनमें से क्या हुआ कि ए और बी में से किसी एक ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपने पास खिसका लिया है। ये होने चाहिए यहां, लेकिन बी इसको यहां ले आया है, अभी भी बीच में ये, लेकिन अब एग्जैक्ट बीच में नहीं है, थोड़ा सा कहां चले गए, ये बी के पास चले गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्या है डेफिनेशन इसकी, ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ये बी और ए दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तभी तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यूजुअली किनके बीच होती है, नॉन मेटल्स के बीच। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इन ए मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बनाएगा तभी तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी ओर विड्रॉ करने की ट्राई करेगा। टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, अपनी तरफ उसे थोड़ा सा खींच लेता है। तो जो खींच लेगा शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होंगे, थोड़े से ट्रांसफर होंगे, जिससे इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या कम होगी, ये डिपेंड करेगा वो जिससे बॉन्डेड है वो कौन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पर कि मान लो कि यहां एक शेर है, लॉयन है, और यहां कौन है दूसरा, उसके सामने एक माउस है, चूहा है। लॉयन और माउस, ताकतवर कौन है, सिंपल सी बात है, लॉयन ताकतवर है। इनके बीच में क्या रखी हुई हो, कोई चपाती रखी हुई हो या रोटी रखी हुई हो या कोई मीट का पीस रखा हुआ हो, कौन उसे अपने पास ले लेगा, लॉयन ले लेगा। यानी लॉयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, माउस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है। ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं हम लोग, माउस
और यहां ले लेते हैं एंट, चींटी। इनके बीच अब एक रोटी रखी हुई, जो यहां रखी हुई थी वो अब यहां आ गई है। अब ये माउस है और ये चींटी है। बताओ इस पीस को, जो भी रोटी का पीस है या मीट का पीस है, उसे कौन अपनी तरफ खींच लेगा? ये माउस खींच लेगा। यानी यहाँ इस माउस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अब मैं पूछूं कि माउस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है या कम है? यहाँ तो कम है और यहाँ ज़्यादा है। यहाँ कम क्यों है? क्योंकि यहाँ वो लोएन के साथ बॉन्डेड है, और यहाँ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो एंट के साथ बॉन्डेड है। यानी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? वो किससे बॉन्डेड है, उसके ऊपर, उसके बेसिस पर डिसाइड होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पेरियोडिसिटी। इसको रिमूव कर देता हूं। किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली रेसिप्रोकल है एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। इसका मतलब दी एटॉमिक साइज छोटी होगी तो उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, तो उस एलिमेंट के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो ये आपको याद है तो आप इजीली क्या बता दोगे? पेरियोडिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पेरियोडिसिटी। तो सिंपल सा क्या हो गया हमारे पास? यदि हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट टू कहां जाएंगे? राइट। तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस या साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और बात करें किसकी अब हम लोग? ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाए, टॉप टू बॉटम जाए तो साइज क्या होती है? साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। खत्म हुआ 9 नंबर टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लास्ट जो अब हमारे पास बचा है वो है 10 नंबर, और वो है नेचर ऑफ कंपाउंड। यदि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी, दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, सिंपल सा है ये, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। और जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उन्हें कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। और यदि इनमें से एक मेटल है और दूसरा बी कैसा हो जाए? नॉन मेटल, तो इनके बीच जब बॉन्ड बनेगा तो उसमें बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा आयोनिक कंपाउंड। तो हमें क्या चेक कर लेना है कि जिन भी दो एलिमेंट के बीच हमें रिएक्शंस कराने के लिए कहा गया है उनमें से कोई मेटल और एक नॉन मेटल है तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और दोनों नॉन मेटल हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ बच्चों, लास्ट में 2 एग्जाम्पल हैं, हम उनको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक लगभग एंड हो गया है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और उन एग्जाम्पल को यहाँ मेंशन कर देता हूं। ये सिंपल से 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इस तरह का एक टेबल का डायग्राम बच्चों बनाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ होता है ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। अब हमें इस टेबल को ऑब्जर्व करने के बाद इन आंसर्स के क्वेश्चंस देने हैं। सिंपल आंसर्स है। फर्स्ट क्या है? ए जो है ये वाला ए, ये मेटल है या नॉन मेटल? तो ग्रुप नंबर कौन सा है? ये 17 है, और ग्रुप नंबर 17 में सारे क्या आते हैं? नॉन मेटल। तो ए क्या हुआ? नॉन मेटल। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। ये A है और ये C है, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो फिर दिमाग लगाना, ग्रुप नंबर 17 में कौन आते हैं? नॉन मेटल आते हैं, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है। यानी क्या हुआ? A ज्यादा रिएक्टिव होगा और C लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ क्या लिख दूं? A ज्यादा रिएक्टिव है C से। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर? C इज लार्जर और स्मॉलर देन B। तो B और C
कहाँ, ये बी रहा, ये सी रहा। अब हमें क्या मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, तो सी की साइज छोटी होगी, बी की साइज बड़ी होगी। तो सी कैसा है, सी स्मॉलर है, स्मॉलर देन बी। सी की जो साइज है वो छोटी होगी, बी की साइज बड़ी होगी। लास्ट हमसे क्या पूछा है कि जो ए है ये एनायन बनाएगा या कैटायन। तो सिंपल सा आंसर है, ए जो है वो नॉन मेटल है और ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ये सारे बच्चों आंसर्स हो गए हैं। इसी तरह का हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। क्या है, इस तरह की टेबल बनी हुई आ जाएगी। यहाँ ए, बी, सी, डी और ई ये मेंशन किए हुए एलिमेंट्स है कि ये सारे एलिमेंट्स होते तो हमें अब इनके अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन हेलोजन होगा। हमें मालूम है हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में होते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बी क्या है, हेलोजन होगा। बी की जगह जो एक्चुअल में है वो आपको आंसर्स में नहीं लिखना है। मुझे मालूम है कि यहाँ क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो मैं वो आंसर्स नहीं लिखूंगा। यहाँ जो मेंशन किया हुआ है मैं उसी को आंसर्स लिखूंगा। आंसर्स होगा हमारे पास बी। सेकंड है नोबल गैस कौन है, तो ये है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में कौन है, ई है, तो नोबल गैस कौन हो गया हमारे पास, ई हो गया है। अगला क्वेश्चन से ए और बी के बीच यदि रिएक्शंस करा दी जाए तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, यानी आयोनिक बॉन्ड होगा या कोवेलेंट। तो ए देखें, ए यहाँ पर है तो ये है नॉन मेटल, सी यहाँ पर है, ए और बी, बी यहाँ पर है तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब चलते हैं अगला, सी और बी के बीच रिएक्शन हो जाए तो ये सी रहा, ये बी रहा, तो बी कैसा है, नॉन मेटल और सी कैसा है, मेटल है। तो इनके बीच रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड लिख दें हम लोग। और लास्ट हमारे पास क्या है, डाइवेलेंट एनायन कौन बनाएगा। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो नॉन मेटल के ऊपर आता है। तो यहां देखें ग्रुप नंबर 18 पे तो क्या चार्ज आएगा, 0, ग्रुप नंबर 17 पे -1, ग्रुप नंबर 16 पे -2। इस तरह से हम लोग जाएंगे तो डी पर क्या चार्ज आएगा, डाइवेलेंट कैटायन। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों क्या खत्म हुआ, ये लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। 3 काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।